दोस्तों, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक सस्पेंडेड यूट्यूब है, इन द वर्टिकल प्लेन इट इज केप्ट। ये सस्पेंडेड यूट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है S, जो लिक्विड में भर रहा हूं उसका डेंसिटी है रो, एंड यहां पर स्प्रिंग से दो धागे के सहारे ये कनेक्टेड है। ये हमारा परफेक्टली हॉरिजॉन्टली है, इसका बेस, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसमें वाटर जो है वो बहुत धीरे धीरे डाल रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं जो वाटर का जो लेवल है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो हमारा अगर नहीं बदल रहा है तो सवाल यहां पर ये है, ऊपर जो स्प्रिंग लगी हुई है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा कितनी होने वाली है। ठीक है, तो मान लो मैंने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाला, और अमाउंट ऑफ वाटर डालने पर यहां पर जो हमारा वाटर है वो हमारा x से दोनों तरफ ऊपर चला गया। अच्छा, वाटर ऑब्वियसली दोनों तरफ सेम हाइट पर उठता है, ये हम लोग अपना 9th के जो फिजिक्स है उससे जानते हैं। जो वाटर हमेशा स्टेशनरी पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहता है, यानी एक तरफ हमारा अगर x उठेगा तो दूसरी तरफ भी x ही उठना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास क्या है, वाटर जो मैंने ऐड किया, तो वॉल्यूम of water added, volume of water added is equals to, इस तरफ है Sx, इस तरफ है Sx, that will be equals to 2Sx। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा मास ऑफ वाटर एडेड होगा, जो हमारा मास ऑफ वाटर एडेड होगा, that will be equals to 2 rho into Sx। अच्छा, अब ध्यान दो, विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेनर ये x लेवल से ऊपर तो गया ही है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर कोई बदलाव नहीं आना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग must come down by x। स्प्रिंग जो है वो भी हमारा x से और नीचे आ जाना चाहिए। दैट इंप्लाइज इंक्रीज इन अपवर्ड फोर्स is equals to kx। increase in upward force is equals to kx, right? so ये वाला जो अगर मेरा YouTube सिस्टम में देखूं तो अपवर्ड फोर्स मेरा बड़ा है बाय एन अमाउंट ऑफ kx। धागे में टेंशन वगैरह में वो थीटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, वो हमें हेडेक लेनी ही नहीं है। ये धागा प्लस इसको सिस्टम मान लो, तो अपवर्ड फोर्स kx से बड़ा है, और ये जो मैंने मास ऑफ वाटर ऐड किया हूं इसके कारण डाउनवर्ड फोर्स भी तो बड़ा है, और वो दोनों हमारा डेफिनेटली इक्वल होनी पड़ेगी। तो दिस टू मस्ट बी इक्वल, यानी k की जो बात आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2s इंटू रो जी। k की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 2s इंटू रोची। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस वो बात रियलाइज करना था, जो लेवल जितना ऊपर बढ़ेगा, पहली बात तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट पे बढ़ेगा, उतने से ही स्प्रिंग को नीचे आनी पड़ेगी, तभी जाके विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा वाटर का जो लेवल रहेगा वो हमारा सेम जगह पर रहने वाली है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो कि लगा हुआ है, एंड एक तरफ से मास m है और दूसरी तरफ 2m है। इनिशियली मैंने क्या किया, 2m को मैंने इक्विलिब्रियम में लटकने दिया और a को मैं पकड़ के रखा। ठीक है, नाउ सडनली मैंने a को छोड़ दिया, तो उस इंस्टेंट में a का जो एक्सीलरेशन हुआ वो है स्मॉल a। और अगली बार में क्या किया, b को मैंने पकड़ के रखा, और a जो है उस a को अगर मैंने इक्विलिब्रियम पे लटकने दिया और फिर मैंने सडनली b को छोड़ दिया, तो वहां पर जो हमारा b का एक्सीलरेशन ऑब्जर्व किया वो है स्मॉल p।
तो हमें a बाई बी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम पहले जो करेंगे वो है केस 1। अच्छा, बी हमारा इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है, तो बी अगर हमारा इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है तो बी के ऊपर डाउनवर्ड लग रहा है 2mg और स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है दैट इज kx1, तो kx1 विल बी इक्वल्स टू 2mg। ये हमारा स्प्रिंग फोर्स लगने वाला है। अच्छा, अब ए के ऊपर मैंने फोर्स अचानक से छोड़ दिया, बट स्प्रिंग फोर्स जो है वो उस इंस्टेंट पे नहीं बदल सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सिनेरियो क्रिएट होगा, यहां पर हमारा फोर्स लगेगा mg और यहां पर अपवर्ड फोर्स लगेगा kx1 जो कि हमारा 2mg है। तो जैसे मैं छोड़ूंगा ए के ऊपर अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगी, तो उस इंस्टेंट पे हमारा ये जो है ये अपवर्ड एक्सीलरेशन ए दिखाने वाला है, तो 2mg माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो हमारे पास a की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू g। अब दूसरे वाले केस में जहां पर मैं B को पकड़ के रखा था, तो A मेरा इक्विलिब्रियम में था, तो A अगर मेरा इक्विलिब्रियम में था तो यहां पर kx2 है और यहां पर मेरा mg है, तो kx2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू mg। एंड यहां पर अब बी के बारे में अगर हम बात करें, स्प्रिंग फोर्स में अचानक से तो कोई बदलाव नहीं आ सकता है, तो यहां पर kx2 होगा दैट विल बी mg, डाउनवर्ड फोर्स जो होगा दैट विल बी 2mg, और यहां पर ये डाउनवर्ड एक्सिलरेट करेगा b से, तो 2mb इज इक्वल्स टू mg, तो b मेरे पास हो जाएगा g/2। b की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू g/2। तो a आ गया मेरे पास g इन द अपवर्ड डायरेक्शन और b जो आएगा दैट विल बी g/2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो a बाई b की वैल्यू जब हम निकालेंगे दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2। राइट, ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है मेरा सिस्टम, यहां पर एक स्प्रिंग है, बाकी तुम लोग सब देख सकते हो यहां पर साफ साफ। तो सवाल ये है, इनिशियली तीनों ब्लॉक के एक्सीलरेशंस जो है वो हमारे कितने थे और स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना था, और ये धागा अगर अचानक से स्नैप कर जाता है तो इन दैट केस हमारा जो तीनों का एक्सीलरेशन होगा उस इंस्टेंट पे वो हमारी कितनी होने वाली है। बिफोर स्टार्ट एक चीज ध्यान दो, जो हमारा यहां पर ये वाला क्या एक्सीलरेशन अगर मैं अपवर्ड a मानता हूं, तो b वाले का एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द राइट a होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये धागा जो है वो टूट जाएगी या फिर स्लैक हो जाएगी। हाँ, यहां पर ऑब्वियस सी बात है एक डिफरेंट एक्सीलरेशन होगा। बाय द वे वो कितना होगा वो डायरेक्टली देख लो। यहां पर टेंशन अगर t है तो b पे टेंशन लगेगा 2t, तो t इंटू a1 विल बी इक्वल्स टू 2t इंटू a। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन होंगे मैंने कंस्ट्रेंट डायरेक्टली लगा दिया, दिस विल बी इक्वल्स टू 2a। ठीक है, राइट। अच्छा, टेंशन जो है वो मार्क कर लो, यहां पर मान लो है T1 और यहां पर है मान लो T, यहां पर है मान लो T1 और यहां पर है मान लो T। सो ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन देखने की तो कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं जो T1 माइनस mg साइन 30 इज इक्वल्स टू m1 इंटू a। इस वाले के लिए b के लिए क्या लिख सकता हूं,
टुवर्ड्स राइट लगेगा 2t और यहां पर लगेगा t1. 2t माइनस t1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू a. और इसके लिए मैं लिख सकता हूं m2g sin 60 माइनस t इज इक्वल्स टू m3g is equals to m3 into 2a. Now the best one to eliminate, ध्यान देना, मैं नीचे वाले इक्वेशन को into 2 से मल्टीप्लाई कर दूं. मैंने नीचे वाले इक्वेशन को into 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर मैं ये तीनों को अगर ऐड करूंगा तो t1 और 2t हमारा कट जाएगा. तो हमारे पास नेट इक्वेशन जो बनेगा दैट विल बी g into 2m3 sin 60 minus m1 sin 30 is equals to a into m1 plus m2 plus 4m3. राइट, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 की वैल्यू, m1 और m2 दोनों की वैल्यू है 5-5 kg और इसका है 20 kg. तो मेरे पास हो जाएगा 5 + 5 10 और 4 × 10 हो जाएगा 40. तो मेरे पास हो जाएगा 50a. g है 10. 2 × m3 sin 60 माइनस m1, ये तो काट के खुश हो जाओ. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो a जो है वो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कट माइनस हाफ यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज गोइंग टू बी द एक्सीलरेशन. और अब हमें जो निकालनी है वो है मेरा टेंशन की वैल्यू, क्योंकि ये जो टेंशन होगा वही तो हमारा स्प्रिंग फोर्स भी है. तो टेंशन कितना हो जाएगा मेरे पास, T जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू √3/2 into m3g दैट इज 100 माइनस 2m3a. m3 कितना हो जाएगा 10, तो 20 into a 2√3 माइनस हाफ, ये मेरे पास हो जाएगा. तो t की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 50√3 माइनस 40√3 प्लस 10, दैट विल बी 10 into √3 प्लस 1 न्यूटन. ये मेरे पास t हो जाएगा. सो t का वैल्यू अगर आ गया है हमारे पास, तो t विल बी इक्वल्स टू k इंटू x. k जो है वो है मेरा 100, तो x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी √3 प्लस 1/10 मीटर. √3 प्लस 1/10 मीटर. तो इनिशियल सिनेरियो तो मामला बिल्कुल चिल है. और अब जो है, अगर मेरा स्ट्रिंग अगर P पर स्नैप करता है, स्ट्रिंग स्नैप्स एट P. अच्छा, ऑब्वियसली बात है स्प्रिंग फोर्स में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है. स्प्रिंग फोर्स पे कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं आने वाला है. तो A को तो कुछ महसूस भी नहीं होगा, ये वाला जो ब्लॉक A है उसको तो कुछ महसूस भी नहीं होगा. तो उसका एक्सीलरेशन तो मेरा अभी भी 2a बरकरार रहेगा. C पूरा धागा टूट गया है, तो एक्सीलरेशन ऑफ C तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा g sin 30 डिग्री, यानी दैट विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस तरीके से. और A को तो कुछ महसूस भी नहीं होगा, A तो अभी भी मेरा 2a रहेगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4√3
-1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन। फर्क जो पड़ेगा वो केवल और केवल बी को पढ़ने वाला है। फर्क जो पड़ेगा वो केवल और केवल अब हमारा बी को पढ़ने वाला है। तो बी के ऊपर अगर हम ध्यान दें, बी के ऊपर राइट नाउ उस इंस्टेंट पे केवल और केवल 2t जितना फोर्स लगेगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू √3 प्लस 1 न्यूटन। इसका मास है m। तो b का जो एक्सीलरेशन होगा ab, 5 से डिवाइड कर दो, 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केवल b का एक्सीलरेशन में बदलाव आएगा, c का तो यहां से हमारा ग्रेविटी के कारण होगा, और बाकी a जो है उसके एक्सीलरेशन में कोई भी बदलाव नहीं आने वाली है। राइट, ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक ऐसा हॉराइजेंटल प्लेटफॉर्म है, जी मेरा इस डायरेक्शन पे है, और इसके ऊपर दो मासेस रखी हुई है, एक है कैपिटल एम और दूसरा है स्मॉल एम। कैपिटल एम है 4 kg, स्मॉल एम है 2 kg। स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, 2 blocks are in contact with platform. Now platform gradually moves up by 2 centimeter, और तब मेरा स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो हमारी 0 हो गई। नाउ अगर मैं 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाने के बदले अगर मैं 2 सेंटीमीटर नीचे ले जाता, तो इन दैट केस एक ब्लॉक जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट से लूज कर जा रहा है। ठीक है, तो पहली सवाल तो ये है के का वैल्यू कितनी है। दूसरा, एक बॉडी कॉन्टैक्ट लूज करने के बाद अगर मैं प्लेटफॉर्म को और फर्दर नीचे लेते जाऊं, तो क्या मेरा दूसरा वाला भी कॉन्टैक्ट लूज करेगा या नहीं करेगा। ये प्लेटफॉर्म को मूव कराने का जो प्रोसेस है दैट इज डन वेरी 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 स्लोली। ठीक है, यानी वेलोसिटी जो है वो सबका प्रैक्टिकली हर इंस्टेंट पे 0 है, वो तुम सिंपली एज्यूम कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा स्लोली मैं प्लेटफॉर्म को मूव करा रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये मान लो जो हमारा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का इनिशियल इलोंगेशन जो है वो है मेरा x0। ठीक है, तो लेट इनिशियल इलोंगेशन इन स्प्रिंग is equals to x0। अच्छा एक बात अब और ध्यान दो, इफ प्लेटफॉर्म मूव्स अप बाय x, देन elongation becomes x0 माइनस 2x। प्लेटफॉर्म अगर x से ऊपर जाएगा तो वो कुल मिला के जो धागे को सिकुड़ेगा, वो ध्यान देना वो तो मेरा 2x लेंथ का है, क्योंकि दोनों तरफ हमारा x जाने वाला है। तो अगर मेरा प्लेटफॉर्म x से ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुल मिला के जो मेरा इसका जो इलोंगेशन होगी नया स्प्रिंग में वो हो जाएगा मेरा x0 माइनस 2x। x0 माइनस x मत लिख देना गलती से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्लेटफॉर्म अगर x से जाएगा तो दोनों तरफ जो है वो x जितना जो हमारा धागा है उसको रिलीज करने वाली है, तो नेट जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू x0 माइनस 2x। तो ऑब्वियस सी बात है ये बोला है जब मैं 2 सेंटीमीटर से ऊपर जाऊंगा तब जाके वहां पर हमारा 0 हो जाती है। तो x0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x0 विल बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। एंड इन द सिमिलर लॉजिक, इफ प्लेटफॉर्म comes down by x, elongation जो होगी that will be equals to x0 plus 2x। ठीक है,
तो ये बोला है कांटेक्ट लूज करने पर 2 सेंटीमीटर उसको और नीचे आना पड़ा था। तो ड्यूरिंग कांटेक्ट लॉस स्ट्रेच जो होगा that will be equals to x naught, that is 4, that is equals to 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्वियस बात है स्मॉल m जो है वो मेरा कैपिटल M से कम है, तो स्प्रिंग फोर्स के कारण जो पहले कांटेक्ट लूज करेगा, सिंपल सी बात है वो स्मॉल m हमारा लूज करेगा। तो स्मॉल m लूजेस कांटेक्ट नाउ, राइट। तो K into 8/100 will be equals to 2 into G। तो K की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, that will be equals to 250 न्यूटन पर मीटर। K will be equals to 250 न्यूटन पर मीटर, राइट। सो K का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा जो है, अगर प्लेटफॉर्म को मैं और ज्यादा नीचे मूव कराऊंगा तो क्या दूसरा वाला भी लीव करेगा या नहीं करेगा? इसका जवाब सिंपली अगर हम ध्यान दें, दैट विल बी नो। स्मॉल f विल गो अप स्लोली। जैसे ही मतलब मेरा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा नीचे जाएगा, स्प्रिंग फोर्स हल्का सा बढ़ेगा, तो ये हल्का सा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ने का तो नौबत ही नहीं आएगी। जितना धागे का यहां से खींच जाएगा उतना ही धागा ये प्रोवाइड करता रहेगा। तो M विल गो अप स्लोली, स्प्रिंग फोर्स बिकमिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग फोर्स जो है वो अब मेरा कांस्टेंट बन जाएगा। जितना धागे का रिक्वायरमेंट प्लेटफॉर्म नीचे मूव करने के लिए होगी, स्मॉल m ऊपर जाके उतना धागा प्रोवाइड कर देगा। स्प्रिंग फोर्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो वो कभी भी कैपिटल mg को ऊपर खींचने में समर्थ नहीं होने वाला है। ओके दोस्तों, तो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है और बीच में एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ है L, ठीक है। एंड यहां पर मैंने स्प्रिंग पे एक पॉइंट मार्क किया एट अ डिस्टेंस ऑफ 12/3 एज शोन। अब जो मेरा राइट वाला ब्लॉक है उसको मैंने 8 सेंटीमीटर मूव कराया, ठीक है, टुवर्ड्स राइट। और जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसको मैंने 4 सेंटीमीटर पे मूव कराया टुवर्ड्स लेफ्ट। तो सवाल यहां पर यह है, जो हमारा P का डिस्प्लेसमेंट कितनी होने वाली है, ठीक है। सो फार सो गुड, लेट्स सी। मैंने एक बार के लिए यहां पर P पे यहां पे मैंने 2 पार्ट पे स्प्रिंग को तोड़ लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाले का लेंथ जो है ये मेरा L/3 है और ये मेरा 12/3 है। यहां पर है मेरा पॉइंट P। अच्छा, ये वाले स्प्रिंग का अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को K मानता हूं, तो ये वाले का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दैट विल बी 3K और यहां पर हो जाएगा मेरा 3K/2, ठीक है, समझ में? अच्छा, अब ध्यान दो, P जो होगा इस पर नेट फोर्स तो हमेशा ही 0 होना पड़ेगा। तो मेरी कोई भी विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी लेट P मूव्स बाय X टुवर्ड्स राइट। ठीक है। अच्छा, मैंने मान लिया P जो है वो राइट की तरफ X से गया है। अच्छा, ये वाला जो है ये मेरा लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है X2 से
और ये मेरा राइट की तरफ मूव कर रहा है x1 से, ये वाला एंड। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है। अरे ये नेट फोर्स 0 क्यों है, समझ में आ रहा है ना? अब मैं 0 लिखना भूल गया, सॉरी, बोला लेकिन लिखा नहीं। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि आइडियल स्प्रिंग है, यहां पर जो है कोई भी एलिमेंट के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग सकता है, दोनों तरफ एफ तो इक्वली होगा। अच्छा, तो ये मैंने लेफ्ट की तरफ x2 से मूव करवाया, यहां पर नाम दे देता हूं एंड ए, ये वाले का नाम दे देता हूं एंड बी। तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग एपी वो कितना आएगा मेरे पास? ये वाला एंड x से राइट गया, ये वाला एंड लेफ्ट पे x2 गया, तो यहां पर जो इलोंगेशन आएगा दैट विल बी x प्लस x2, और यहां पर जो आएगा इलोंगेशन इन स्प्रिंग BP विल बी x1 माइनस x, क्योंकि ये वाला एंड x1 से राइट गया, ये वाला भी x से राइट गया, तो नेट इलोंगेशन जो आएगा that will be equals to x1 minus x, and now net force 0 होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूं जो 3k इंटू x प्लस x2 3k बाई 2 x1 माइनस x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दो, ये हमारा कट गया है, तो 3x will be x1 minus 2x2. This will be x1 minus 2x2. And luckily, ऐसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों ने जनरली सॉल्व किए हैं। And luckily x1 is 8 and x2 is 4. So this will come out to be equals to 0. यानी द पॉइंट P will not move at all। यानी जब तक मैं इन दोनों को 2:1 के रेशियो में मूव कराता रहूं दोनों एंड को, मेरा पॉइंट P जो होगा वो हमारा स्टेशनरी होने वाली है, राइट? ओके दोस्तों, तो ये मेरा एक इनफाइनाइट सिस्टम है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स बोला स्प्रिंग्स है, सारे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है मेरा K। तो यहां पर सवाल ये है, जो अगर मान लो यहां से मैं टॉप वाले एंड से F से खींचूं, सिस्टम समझ में आ गया ना? ये स्प्रिंग यहां पे एक हॉराइजेंटल बार, फिर वहां पे 2 स्प्रिंग, फिर 2 फिर 2 फिर 2, इस तरीके से जो है वो हमारा चलता रहेगा। तो सवाल यहां पर ये है, जो टॉप एंड है A और जो ये वाला लेवल है B1, इन दोनों पॉइंट का जो हमारा रिलैक्स पोजीशन से रेस्पेक्ट में जितनी मूवमेंट होगी वो मूवमेंट हमें यहां पर बतानी है, ठीक है? अच्छा, क्योंकि यहां पे जो जितने भी हॉराइजेंटल बार्स है वो हमारा मासलेस है, तो ध्यान दो, अगर ये वाला स्प्रिंग इलोंगेट होता है x से, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में kx, तो यहां पर डाउनवर्ड फोर्स भी kx आना चाहिए, यानी इन दोनों पे होना चाहिए x/2। सिमिलरली ये होना चाहिए x/4, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, ऑब्वियस ही बात है, F तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू kx, यानी x जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी F/k, ठीक है? नाउ टोटल मूवमेंट इन A, अच्छा, A पॉइंट कुल मिला के उतना ही ऊपर जाएगा जो कि हमारा हर एक लेवल पे जो इलोंगेशन है उनका सम, क्योंकि ये अगर मान लो यही तक होता तो नेट ऊपर जाता x/4 प्लस x/2 प्लस x, तो नेट जो ऊपर जाएगा दैट विल बी x प्लस x/2 प्लस x/4 डॉट 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 चलता रहेगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें, कितना आ जाएगा, x/1 माइनस r
that will be 2x, that will be equals to 2f by k. तो पॉइंट ए जो है वो हमारा नेट ऊपर जाएगा बाई एन अमाउंट ऑफ 2f by k, और B1 जो जाएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में, मूवमेंट इन B1 इज इक्वल्स टू टोटल मूवमेंट ऑफ A माइनस ये वाला स्प्रिंग जितना इलोंगेट किया है, तो 2x माइनस x, दैट विल बी इक्वल्स टू x, दैट विल बी इक्वल्स टू f by k इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देखने में सवाल भले ही डरावना हो लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है, राइट।